हम लोग पहुंचे बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कंपनी का नाम है अनामिका लिमिटेड। अलग अलग बुक्स में क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा। आप लोगों को हमेशा कंपनी का नाम सर्च करने का अपनी टेक्स्ट बुक में अनामिका लिमिटेड। क्या होता है, हर साल एडिशन चेंज होता है तो क्वेश्चन नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन अंदर वर्ड टू वर्ड, अमाउंट टू अमाउंट सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, आंसर भी सेम होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। तो कभी भी एडिशन चेंज हो जाए बुक का तो ये सर्च करना अनामिका लिमिटेड और ये पहली अमाउंट सर्च करना 4 लाख। ओके, अब मैं आंसर में जाता हूँ। ये आंसर 6 हमारा और कंपनी का नाम है अनामिका लिमिटेड। ठीक है, अब सबसे पहले धीरे धीरे क्वेश्चन रीड करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ अनामिका कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2012 इज एज फॉलोज। 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 4 लाख। ये इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है और फुली पेड अप है। एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है और फुली पेड अप है। तो ये हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट सबसे पहले 4000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। हमारे पास 4000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच और वो फुली पेड अप है। फुली पेड अप है तो इसकी अमाउंट आएगी 4 लाख। 4000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप 4 लाख। ये एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 4 लाख रुपीस। आगे तो यही फेस वैल्यू है और यही फुली पेड अप भी है। तो अनकॉल्ड अमाउंट कितना होगा? अनकॉल्ड अमाउंट होगा 0। मतलब 4000 शेयर्स पे 0 रुपीज अनकॉल्ड अमाउंट है, तो टोटल अनकॉल्ड अमाउंट होगा 0 रुपीज। डन। ये स्टेटमेंट हमेशा बनाना हर क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेप्स में सब जगह पे काम आता है हमको ये वाला स्टेप। तो ये कैलकुलेशन हमेशा बनाना। आगे इसके बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5% डिबेंचर्स। ये सब सिर्फ एक बार रीड कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन, करंट एसेट्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। आगे मैं क्वेश्चन की इमेज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब पहले हमेशा एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट ऑन द फेयर वैल्यू। अब एसेट ऑन द फेयर वैल्यू मतलब थर्ड मेथड, और थर्ड मेथड करने के लिए फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड करना ही पड़ता है कंपलसरी। एसेट ऑन द फेयर वैल्यू। ठीक है, मतलब आपको तीनों मेथड करने हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने हमेशा के लिए फॉर्मेट बना के रखा है सारे स्टेप्स का। एसेट ऑन द फेयर वैल्यू बोला है, ये नेट एसेट मेथड का फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। तो आप लोग भी इस तरीके से जब भी एग्जाम में आंसर अपना शुरू करना, तो सारे स्टेप्स, पहले मेथड में 7 स्टेप्स होते हैं, सेकंड मेथड में 3 स्टेप होते हैं। तो हमेशा सारे स्टेप्स लिख के रखना, पहले से ही फॉर्मेट पहले से ही बना के रखना। ये सारा फॉर्मेट मैंने पहले से बना के रखा है, जैसे बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। हाँ, आपका एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आपको एग्जाम में एक बार ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना कंपलसरी है। तो मैंने पहले मेथड के 7 स्टेप, दूसरे मेथड के 3 स्टेप, ये फॉर्मेट पहले से ही मैंने बना दिए। आप एग्जाम में जब खुद सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मेट आपको पहले से ही बना के रखना है। आगे अब क्वेश्चन में जाता हूं मैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसेट एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। कंपनीज टोटल नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years अमाउंटेड टू 2,40,000। बस आगे नहीं बढ़ने का। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 2,40,000। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टोटल प्रॉफिट है 2,40,000, ये पहले मेथड के स्टेप 3 में
यहां पे लिख दूंगा मैं टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years equal to 2,40,000 rupees, equal to 2,40,000 rupees. ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट है लास्ट 3 years का 2,40,000 रुपीज। इसको पहले मेथड के स्टेप 3A में भी लिख देता हूं मैं, और दूसरा मेथड जो है उसमें भी एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होता है, सेकंड मेथड में भी, उसमें भी मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लिख देता हूँ। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 2,40,000, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इक्वल टू 2,40,000 रुपीज। ठीक है, दोनों जगह पे एवरेज प्रॉफिट में ये काम आएगा। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है द company's total net profit of last 3 years amounted to 2,40,000. The expected rate of return in this type of business is considered to be 10%. ये दो जगह पे काम आएगा, expected rate of return 10%, ये दो जगह पे काम आएगा। एक फर्स्ट मेथड के सेकंड स्टेप में यहाँ पे expected rate of return, एक यहाँ पे 10% काम आएगा expected rate of return। जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट है 10%, फिर हम इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेट एक काम आता है फर्स्ट मेथड के सेकंड स्टेप में, दूसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न काम आता है सेकंड मेथड के थर्ड स्टेप में। सेकंड मेथड के थर्ड स्टेप में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डिवाइड हो जाता है। ये सेकंड मेथड है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, जैसे देखिए दूर से आपको, यहां से सेकंड मेथड स्टार्ट हो गया। सेकंड मेथड के थर्ड स्टेप में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड होता है, ये रहा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आगे तो दो जगह पे हमको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न काम आता है, एक फर्स्ट मेथड में स्टेप 2 में, एक फर्स्ट मेथड में स्टेप 2 में, और एक सेकंड मेथड में स्टेप 3 में। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड होता है। तो मेरे को क्या सारे फॉर्मेट सारे फॉर्मूला दिमाग में बैठे हुए हैं। अब आप जितना अच्छी तरह थियरी वाले पेजेस और थियरी वाले पेजेस के फॉर्मूला जितना अच्छी तरह याद करो उतना इजी। दूसरा, आप लोगों की कभी गलती नहीं होगी अगर आप सारा फॉर्मेट 7 स्टेप और 3 स्टेप और 1 स्टेप सारा फॉर्मेट पहले से ही बना के रखो। तो उसमें फायदा क्या है कि कुछ भी अगर हम भूल गए, अगर हम लोग ये भूल गए कि इस स्टेप 3 में एक्सपेक्टेड रेट 10% डिवाइड होता है, अगर हम भूल भी गए तो क्या हुआ, फॉर्मेट हमारे पास लिखा हुआ है, जब हम इस स्टेप में पहुंचेंगे तब हमको याद आ जाएगा कि एक्सपेक्टेड रेट चाहिए ही चाहिए, क्वेश्चन में दे देख के लिख लेंगे। तो ये फायदा होता है सारा फॉर्मेट पहले से लिखने का। आगे क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में और आगे लिखा हुआ है कंपनीज गुडविल इज टू बी वैल्यूड at twice the super profit of 1 year. Twice the super profit. Twice the super profit मतलब जितना सुपर प्रॉफिट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, इस एडजस्टमेंट में से दो चीजें पता चलती है। एक तो ये ट्वाइस द सुपर प्रॉफिट, पहले मैं बता देता हूँ ट्वाइस द सुपर प्रॉफिट कहाँ पे आएगा। स्टेप 5 में, पहले मेथड के स्टेप 5 में जब हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे जब हम लोग गुडविल की वैल्यू निकालेंगे तो जितना सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस द सुपर प्रॉफिट, मतलब जितना भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। एक चीज ये पता चलती है। दूसरी चीज ये पता चलती है कि इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई है। ओके, अब ये स्टार्टिंग में ही लिख देना हमेशा कि इस क्वेश्चन में गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी हुई है।
ये पुराने क्वेश्चन का नोट है, ये इस क्वेश्चन में ये नोट काम आएगा। क्या लिखेंगे? Here न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी हुई है। Here न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, सो पहले मेथड में सातों स्टेप्स होंगे, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 सातों होंगे, क्योंकि गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी हुई है। अब अगर गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी हुई है तो पहले मेथड में, मतलब इस नेट एसेट मेथड में सातों स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे फिर आपको लिखा हुआ है थर्ड एडजस्टमेंट में द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी कंसीडर्ड एट 2,70,000। लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है 2,70,000। ये पहले मेथड के स्टेप 1 में काम आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू 2,70,000, ये मैं एसेट्स में लिख दे रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग 2,70,000। ये लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू दी हुई है 2,70,000। आगे पहले मेथड के स्टेप 1 में आएगा। इसके बाद लिखा है द वैल्यू ऑफ अदर या रिमेनिंग एसेट्स इज टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। वो तो हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं, बाकी एसेट्स हम लोग बुक वैल्यू पे ही लिखते हैं। चलो अभी ओल्ड बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स हो गई। अभी ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है। कभी भी किसी भी चैप्टर में ये ओल्ड गुडविल 50,000 नहीं लेते हैं, कोई भी चैप्टर। तो गुडविल की ओल्ड वैल्यू कभी भी काम की नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग में बुक वैल्यू है 2,50,000, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी हुई थी 2,70,000। तो ये 2,50,000 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू दी हुई थी 2,70,000। तो ये 250 हमारे काम का नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू है 2 लाख, आउटर कॉलम, ये हमारे काम का है। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, स्टेप 1 प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख। यहाँ पे मैं प्लांट एंड मशीनरी लिखूंगा स्टेप 1 में, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, ये हम लोग एसेट्स में लेते हैं। आगे प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख के बाद, इसके बाद आपको ओल्ड बैलेंस शीट में मैं फिर से बताऊं, ओल्ड गुडविल नहीं लेना है। लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी हुई थी तो वो लेंगे, ये 2,50,000 नहीं लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख मैंने लिखा। करंट एसेट्स 1 लाख लेंगे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर नहीं लेंगे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर फिक्टिशियस एसेट होता है, अनरिटर्न ऑफ लॉस होता है, इसको नहीं लेंगे। करंट एसेट को लेंगे 1 लाख, करंट एसेट 1 लाख लेंगे। स्टेप 1 में एसेट्स में करंट एसेट्स, करंट एसेट्स लेंगे 1 लाख। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर नहीं लेंगे। 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप 4 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी नहीं होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को लायबिलिटीज में नहीं लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेंगे। 5% डिबेंचर्स 1 लाख, ये लायबिलिटी होता है। 5% डिबेंचर्स 1 लाख, इसको लायबिलिटीज में लेंगे। यहाँ पे लेस लायबिलिटीज में 5% डिबेंचर्स 1 लाख, 5% डिबेंचर्स 1 लाख। और इसका जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, इस 5% का हमको कुछ नहीं करना है। ये जो 5% है उसका कुछ नहीं करना है, बस 1 लाख डिबेंचर्स को लायबिलिटीज में लेना है। आगे डिबेंचर्स के बाद आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में लेते हैं। प्रोविडेंट फंड, ये भी लायबिलिटी में लेते हैं। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये भी लायबिलिटीज में लेते हैं। ये तीनों लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी लेंगे, प्रोविडेंट फंड भी लेंगे, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी लेंगे 60 10 5, 60 10 5, ये तीनों लायबिलिटीज में लेंगे। 60 10 5, ये 60,000 है क्रेडिटर्स, 10,000 है प्रोविडेंट फंड और 5,000 है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। मैंने बहुत बार बताया है
वर्कर्स का सिर्फ एक ऐसा फंड होता है, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, जो नहीं लेते हैं। वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं क्योंकि ये रिजर्व होता है, इसको लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं। बाकी वर्कर्स के सारे फंड्स लायबिलिटीज में लेते हैं। इसको थियरी वाले पेजेस में लिख देना, मैंने लिखाया भी है। वर्कर्स का एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं, बाकी वर्कर्स के सारे रिजर्व, सारे फंड्स वर्कर्स के लायबिलिटीज में लेते हैं, इसको छोड़ के। ठीक है, चलो ओल्ड बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। ओल्ड बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई हमारी। ओल्ड बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, अब बैलेंसिंग करते हैं। बस फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ हो तो ये फायदा होता है बेटा। मेरा फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है इसलिए मेरी स्पीड बढ़ गई अभी। चलो अब पहले एसेट्स का टोटल, तो एसेट्स में इक्वल टू सम फ्रॉम 270 टू 1 लाख, तो इन सब का टोटल आता है 5,70,000। ये एसेट्स का टोटल आया 5,70,000। अब लायबिलिटीज का टोटल, लायबिलिटीज में लायबिलिटीज का टोटल है 1,75,000, मतलब उसमें 4 लायबिलिटीज आ गई, इनका टोटल है 1,75,000। अब एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। अब एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू ये जो एसेट्स का टोटल है 5,70,000 माइनस लायबिलिटीज का टोटल 1,75,000, तो हमारा 3,95,000 आ जाएगा। 3,95,000 आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, 3,95,000 डन। अब ये जो 3,95,000 आया कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, इसको स्टेप 2 में लेके जाएंगे। 3,95,000 कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट है 10% डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू 3,95,000 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 3,95,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। 3,95,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, ये बहुत इजी है, ये होता है 39,500 रुपीज। रुपीज का सिंबल क्या टाइप करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मेरे को बार बार रुपीज का सिंबल कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। रुपीज 3,95,000 रुपीज, ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि लास्ट 3 साल का टोटल प्रॉफिट है 2,40,000। इस क्वेश्चन में कंपलसरी हमको सिंपल एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ नोट। Here we can only find simple average profit। क्यों, मैं उसका रीजन बताऊं। हम सिर्फ सिंपल एवरेज ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों उसका मैं रीजन बता रहा हूं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमको तीनों साल का प्रॉफिट अलग अलग चाहिए, फिर उन तीनों साल के अलग अलग प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय वेट्स करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। तो वेटेड एवरेज तभी हो सकता है जब तीनों साल का प्रॉफिट अलग अलग दिया हुआ। ठीक है, बिकॉज weighted average profit can be found only when individual profit of each year is given। मतलब हर साल का अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ तो ही हम लोग वेटेड एवरेज फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल एवरेज होगा। अब एडजस्टमेंट्स कोई है नहीं,
कि एक्सपेंस लिखना बाकी या इनकम लिखना बाकी, ऐसी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो सिंपल एवरेज होगा ये जो 2,40,000 है इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू total profit of n years, total profit of n years on n। अब टोटल प्रॉफिट है 3 साल का 2,40,000, तो ये हो जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 साल का टोटल 2,40,000 है, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना 80,000। ऑब्वियसली 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 ये 80,000 होता है, इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 80,000 रुपीस। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ₹80,000। अब ये जो 80,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आया, इसको हम स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में लेके जाएंगे, आईटीडी फॉर्मेट में लेके जाएंगे। मेरा बनाया हुआ नहीं है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, ये आईटीडी फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे पूरा टाइप करना पड़ेगा, 2 मिनट। मैं पुरानी फाइल में से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मेट, फिर अमाउंट्स में चेंज कर दूंगा। ये मैंने फॉर्मेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में थे कॉपी कर लिया। आपको ये आईटीडी फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब आईटीडी फॉर्मेट होता है, आईटीडी फॉर्मेट होता है, 1 मिनट, ये आईटीडी फॉर्मेट होता है, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी था ये, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी है, फर्स्ट मेथड का 3rd स्टेप। अब ये जो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया 80,000, ये जो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया 80,000, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 80,000 पहली लाइन में। जो प्रॉफिट हमारा जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया 80,000, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में फर्स्ट लाइन में। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स माइनस करते हैं। आईटीडी का मतलब क्या होता है? आईटीडी, आई का फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, टी का फुल फॉर्म होता है टैक्सेस, और डी का फुल फॉर्म होता है प्रेफरेंशियल डिविडेंड 1 ईयर कंपल्सरी। अब सुनते रहना, थोड़ा सा टिपिकल है। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 0 होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, तो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स 0 हो जाएगा हमारा। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कोई थी ही नहीं ओल्ड बैलेंस शीट में, इसलिए ये 0 लिख दिया मैंने। इसके बाद 80,000 माइनस 0, बाकी बचेगा 80,000, ये 80,000 माइनस 0, बाकी बचा 80,000। टैक्स 0 होगा, क्यों 0 होगा मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स शब्द दिया हुआ ही नहीं है, टैक्स शब्द दिया हुआ ही नहीं है, तो टैक्स 0 होगा, बाकी बचेगा 80,000। ठीक है, फिर प्रेफरेंशियल डिविडेंड 0 होगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल कैपिटल है ही नहीं। अब प्रेफरेंशियल कैपिटल ही नहीं है, तो उसका डिविडेंड भी 0 ही होगा। आगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल आ जाएगा 80,000। ठीक है, तीनों 0 हो गए, तीनों की अमाउंट 0 हो गई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्यों 0 हुआ? क्योंकि कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। टैक्स 0 क्यों हुआ? क्योंकि कहीं पे टैक्स शब्द है ही नहीं। प्रेफरेंशियल डिविडेंड 0 क्यों हुआ? क्योंकि प्रेफरेंशियल कैपिटल ही नहीं है, तो उसका डिविडेंड भी नहीं होगा। पर आपको ये स्टेप लिखना जरूरी है, ये वाला आईटीडी फॉर्मेट पूरा बनाना जरूरी है। ठीक है, ये स्टेप 3C हो गया हमारा। अब ये जो आंसर आया 80,000, ये 80,000 हम लोग स्टेप 4 में लेके जाएंगे। स्टेप 4 होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, मतलब ये वाला 80,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब स्टेप 2 का आंसर। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब जो स्टेप 2 का आंसर था हमारा, तो स्टेप 2 का आंसर था हमारा ये वाला 39,500। 39,500, तो यहाँ से हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट।
40,500, ये 40,500 रुपीज, यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगा देना, ये हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ 40,500 रुपीज। ठीक है, ए माइनस ई मैं से याद करता हूँ, ए मतलब एवरेज माइनस ई मतलब एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का दूसरा नाम भी होता है नॉर्मल प्रॉफिट, मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को बहुत सारी बुक्स में नॉर्मल प्रॉफिट भी लिखा हुआ होता है, एक ही बात है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट एक ही बात है, इसको भी थियरी वाले पेजेस में लिख देना। आगे सुपर प्रॉफिट आया हमारा 40,500, इस सुपर प्रॉफिट को 40,500 को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स परचेज कर देंगे। अब इसको 2 इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वल टू 40,500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे गुडविल की वैल्यू आ गई 81,000 रुपीज। ये गुडविल की वैल्यू आ गई 81,000 रुपीज, ये गुडविल 81,000। अब ये जो गुडविल की वैल्यू आ गई 81,000 रुपीज, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें यहां तक ही था 81,000 तक। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में और भी आ गया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर सॉरी ये जो गुडविल की न्यू वैल्यू आई 81,000, ये स्टेप 6 में काम आएगा 81,000। ठीक है, अब स्टेप 6 होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, इसमें 4 अमाउंट होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स में 4 अमाउंट होती है। मेरा फॉर्मेट पहले से ही बनाया हुआ बेटा, इसलिए ना मेरी कोई एंट्री कहीं पे रह जाएगी ना मेरी कोई गलती होगी। क्वेश्चन तो मेरा कब दिया, एडजस्टमेंट्स, ओल्ड बैलेंस शीट, वो तो मैंने कब का कंप्लीट कर दिया। अभी मैं सब खुद ही अपने ही आंसर पेपर को देख के खुद ही सॉल्व करते जा रहा हूँ। मैं सब स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। इस चैप्टर में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कुछ भी आंसर में पीएनएल या बैलेंस शीट बनाना नहीं है, कोई जर्नल एंट्री करनी नहीं है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए स्टेप 1 का आंसर, तो स्टेप 1 का आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, स्टेप 1 का आंसर था ये 3,95,000। ये स्टेप 6 में लिखेंगे 3,95,000, ये स्टेप 1 का आंसर लिखा। ये स्टेप 5 का आंसर लिखा। फिर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, इस क्वेश्चन में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी। फिर अनकॉल्ड अमाउंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, इस क्वेश्चन में एक ही टाइप का इक्विटी शेयर था और उसमें कोई अनकॉल्ड अमाउंट नहीं थी। आपको याद होगा 4,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, तो अनकॉल्ड अमाउंट भी कुछ नहीं है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, अब इन सब का टोटल कर लेंगे, इक्वल टू सम मतलब टोटल इक्वल टू सम फ्रॉम 3,95,000 टू ये 0, इन सब का सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे तो 4,76,000। दो ही अमाउंट है वैसे, इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 4,76,000। 4,76,000। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स आया 4,76,000, इसको हम लोग स्टेप 7 में लेके जाएंगे। मेरे को क्या वर्ड टू वर्ड याद है क्योंकि मैंने हजारों बार अलग अलग स्टूडेंट्स को ये कराया है। आप लोग अगर कहीं पे भी अटकते हो तो वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके बार बार सुन सकते हो मेरे रूल्स। ठीक है, आगे कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, कहीं पे भी ऐसा लगे कि ये पॉइंट थोड़ा फास्ट हो गई या स्लो हो गई या नहीं समझ में आई, तो मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे मेरे को एसएमएस, व्हाट्सएप, ठीक है, किसी भी तरीके से आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कभी भी कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आए मेरे को ये नंबर पे कांटेक्ट करो। आगे अब स्टेप 7, स्टेप 7 में 2 टाइप होते हैं, या 7A या 7B। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 7A होगा क्योंकि एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है, एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है, तो स्टेप 7A होता है। हियर ओनली वन टाइप ऑफ इक्विटी शेयर इज गिवन, सो स्टेप 7A विल बी डन। स्टेप 7A क्या होता है? स्टेप 7A होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर। तो जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स आया था, अभी अभी हमने सॉल्व किया था स्टेप 6 का आंसर, ये 4,76,000 स्टेप 6 का आंसर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस क्वेश्चन में 4,000 शेयर्स थे, अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन में 4,000 शेयर्स थे ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप। तो अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर कितना हुआ? 0, क्योंकि 100 रुपए का शेयर था, फुल्ली पेड अप था, तो अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर 0 रुपीज हुआ। आगे यहाँ पे 4,76,000 4,76,000 डिवाइडेड बाय 4,000 कर दूंगा मैं पहले। यहाँ पे पहले हम लोग कर देंगे 4,76,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो यह आएगा 119 रुपीज पर शेयर। कितना आया? 119 रुपीज पर शेयर माइनस जितना अनकॉल्ड अमाउंट हो, तो अनकॉल्ड अमाउंट है 0 रुपीज पर शेयर, माइनस 0 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो 119 रुपीज पर शेयर माइनस अनकॉल्ड अमाउंट 0 रुपीज पर शेयर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑब्वियसली 119 रुपीज। ये है बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर, ये फर्स्ट मेथड का आंसर है 119 रुपीज पर शेयर। फर्स्ट मेथड हो गया हमारा। ये एंट्रेंसिक वैल्यू, फर्स्ट मेथड का आंसर 119 परफेक्ट है, ये मैं आंसर चेक कर रहा था। अब एंट्रेंसिक वैल्यू, 3 नाम होते हैं फर्स्ट मेथड के, ये 3 नाम होते हैं, नेट एसेट मेथड, बुक वैल्यू मेथड या एंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक नहीं, एंट्रेंसिक वैल्यू। तो नेट एसेट मेथड, बुक वैल्यू मेथड या एंट्रेंसिक वैल्यू मेथड एक ही बात होती है। ये फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, 119 आंसर भी हमारा परफेक्ट है, वो भी मैंने चेक कर लिया। अब सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स, इसमें सिंपल एवरेज ही होगा, इसमें सिंपल एवरेज ही होगा। मैंने ऊपर भी आपको बताया, जैसे ऊपर हमने एवरेज प्रॉफिट सॉल्व किया, वही मैं पूरा यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, सेम ये सारा मैं कॉपी कर दूंगा सेम। ठीक है, क्योंकि वेटेड एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने पहले भी बताया, वेटेड एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वेटेड एवरेज के लिए अलग अलग साल का प्रॉफिट हमारे पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ऊपर जो सब लिखा है वही सब मैं नीचे कॉपी कर देता हूं, एडजस्टमेंट्स है नहीं, यहां से लेकर मैं कॉपी कर देता हूं, ये पूरा सेम कॉपी। जो इसका एवरेज प्रॉफिट है वैसे सेम नहीं होता है, वैसे दोनों का एवरेज प्रॉफिट सेम नहीं होता है, बट आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 years 2,40,000, total profit of 3 years 2,40,000. Here only simple average profit can be found, because weighted average profit can be found only when individual profits are given. फिर step 1B, simple average equal to 2,40,000 divided by 80,000, बस। फिर इसके बाद स्टेप 1C होगा, स्टेप 1C में जाते हैं, ये स्टेप 1C। स्टेप 1C होता है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, मतलब TGD। अब ये जो 80,000 आया हमारा प्रॉफिट, जो सिंपल एवरेज आया, उसको ये TGD फॉर्मेट में, TGD फॉर्मेट में सबसे पहली लाइन में लिखेंगे जो हमारा सिंपल एवरेज आया 80,000, उसको, ये 80,000 जो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया, इसको स्पेसिमेन में सबसे फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। जो स्पेसिमेन गुडविल के लिए होता है, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, उसका स्पेसिमेन होता है ITD, और जो एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स होता है उसका स्पेसिमेन होता है TGD। तो पहले वाले में था ITD और इसमें है TGD। ओके, ये 80,000 लिखा, टैक्सेस इस क्वेश्चन में नहीं है, टैक्स शब्द ही नहीं है, तो 80,000 माइनस 0 बाकी बचेगा 80,000, ये 80,000 माइनस 0 बाकी बचेगा 80,000। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बताया नहीं था, तो जनरल रिजर्व होगा 0 क्योंकि कुछ बताया नहीं है, तो बाकी बचेगा 80,000, बाकी बचेगा 80,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड
इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी नहीं होगा। तो 80 माइनस 0 बाकी बचेगा 80,000। ये 80,000 है हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स। अब ये जो 80,000 एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स आया, ये सेकंड मेथड के न्यूमरेटर में आ जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड। ये रेट ऑफ डिविडेंड में न्यूमरेटर में आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, अगर आपको याद हो तो टोटल पेड अप कैपिटल था 4 लाख। टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल था 4 लाख। 4,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच 4 लाख। अब यहाँ पे हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा 20%। ये जो रेट ऑफ डिविडेंड 20% आया, ये हम लोगों को स्टेप 3 के न्यूमरेटर में काम आएगा। मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर, इसमें रेट ऑफ डिविडेंड 20 ऊपर न्यूमरेटर में आता है, फिर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर था हमारा 100 रुपए, क्योंकि 4,000 शेयर्स थे और 100 रुपए पूरा ही फुली पेड अप था, तो पेड अप वैल्यू पर शेयर 100 रुपए था। तो यहाँ पे हमारा मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ जाएगा। मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाएगा हमारा 200 रुपीज। फिर लास्ट स्टेप फेयर वैल्यू, लास्ट मेथड फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। फेयर वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। आगे अब हमारा बुक वैल्यू कितना है, तो हमारा बुक वैल्यू मतलब फर्स्ट मेथड का आंसर 119 था। 119 मेरे को याद है, ये फर्स्ट मेथड का आंसर 119 प्लस मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू का आंसर था हमारा ये वाला 200 अपॉन 2। तो बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2, तो हमारे फेयर वैल्यू का आंसर आ जाएगा इक्वल टू ब्रैकेट में ये 119 और ये वाला 200 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 159.5 रुपीज। 159.5 रुपीज ये हमारा फेयर वैल्यू आ गया। मैं आंसर पहले चेक करूंगा। फेयर वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, मार्केट वैल्यू 200 बरोबर है, तो अगर 119 सही होगा और 200 सही होगा तो फेयर वैल्यू भी सही होगा। यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है इमेज। ये मीटिंग कंप्लीट होने में, ये वीडियो कंप्लीट होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग ये सब पॉज करके लिखते रहना। ये सब लिखना बहुत जरूरी है, मीटिंग आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। लिखना अच्छी तरह, हर 2 सेकंड के बाद वीडियो पॉज कर देना और लिखना। और अगर कुछ रह जाए तो पूरा वीडियो बैकवर्ड जाके लिख लेना सारा। अगर कुछ रह जाए तो मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊं तो हर 2 सेकंड में पॉज कर देना और लिखना बहुत जरूरी है।